जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज है 29 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और ये देखिए, ज्ञान सर ही है और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। बकायदा एग्जाम के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी होती है। अगर आप यूपीपीएससी, एस बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुरंत कॉल करो, बताओ कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी पूरी यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। और ये है आज के टॉपिक्स जिनको एक एक करके हम कवर करेंगे। अपने साथ पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठिए। और मैं एक मिनट आपके कमेंट्स जो है वो चेक कर लेता हूं। बहुत बढ़िया। पायल भारती, प्रीति मिश्रा, ईशा ठाकुर, आयुषी सिंह, दीपांशी, समीर भटनागर। सर, इस कल्चर को उन्हें छोड़ना चाहिए। अच्छा, आप उसकी बात कर रहे थे ना? हमने जो है वो डिस्कस किया था कांधा महिला के कल्चर के बारे में। सौंदर्य के लिए नहीं था, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कर दिया। अब देखो, इसमें किसी कल्चर को छोड़ना वाला सिनेरियो मत मेंशन करना, है ना? क्योंकि देखो, कुछ चीजें स्टार्ट होती हैं बेसिकली किसी वजह से और फिर वो कल्चर का रूप ले लेती हैं। अब कल्चर यानी कि जब जनरेशन जब आगे बढ़ती है ना, तो वो फिर उसको प्रोटेक्शन के तौर पर नहीं देखते, वो अपने अहम संस्कृति के तौर पर देखते हैं कि ये हमारी पहचान है। मतलब उन्होंने हालांकि शुरू किया था, महिलाओं ने, हमें पता है कि एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए, है ना, सेक्सुअल हरासमेंट से बचने के लिए उन्होंने अपने फेस पर टैटू लगाए थे। बट अल्टीमेटली जब नेक्स्ट जनरेशन हुई, फिर नेक्स्ट जनरेशन हुई, तो वो उनका क्या बन गया? एक आइडेंटिटी बन गई। तो कल्चर से आइडेंटिटी बनती है, यस। तो आप कभी भी इस तरीके से कभी ना लिखिएगा कि आपको कल्चर को छुड़वाने के लिए जो है बोलना चाहिए, कभी नहीं। एक बैलेंस अप्रोच जो है वो रखिए कि हाँ, बच्चों को जो है वो नॉलेज दो, पता होना चाहिए लोगों को कि यहाँ पर क्या हुआ करता था जिस कारण से ये लोगों ने ये चीज शुरू करी। और बाकी फिर लोगों की फिर पर्सनल चॉइस है उस कम्युनिटी के, क्योंकि आप उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते तो यू नेवर नो। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसके लिए क्या नहीं है। जैसे हर एक पर्सनालिटी अलग होती है, हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है ना? जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरे को कोई भी कितना भी बड़े से बड़ा मजाक उड़ा दे या मुझे कितना भी क्रिटिसाइज कर दे, मैं आग बबूला इतनी आसानी से नहीं होता। मैं, हाँ होता हूं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं, है ना, बट उस चीज को लेकर बैठ नहीं आता, परेशान नहीं हो जाता। अब वो कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के कल्चर को छोड़ने की आप बात कर रहे हो, अब उस कम्युनिटी का जो प्रधान है वो गुस्सा हो जाए कि कलेक्टर मैडम ने ऐसा कैसे कह दिया, ये तो हमारा कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, इसको कैसे छोड़ने की बात कर दी इन्होंने। समझ रहे हैं आप? तो वो उल्टा तीर आपके ऊपर चला जाएगा। श्वेता यादव, वेरी गुड। आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया यार। ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और आंसर्स जो है वो देते रहिए। तो आइए, बहुत ध्यान से जो है वो सुनिएगा। ये टॉपिक जो है वो सुनने वाला है। हम जो है वो बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ का रिकैलकुलेशन की यहाँ पर बात हो रही है। समझ रहे हो आप कि हमारी जो कोस्टल एरिया है उसको रिकैलकुलेट जो है वो किया जाए। कितनी कोस्ट लाइन है इंडिया की टोटल? क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर। दिसंबर 2024 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें कहा गया था कि इंडिया की कोस्ट लाइन लेंथ अब 7,516.6 किलोमीटर से बढ़कर 11,098.8 किलोमीटर जो है वो हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आप थोड़ी सी लिखिएगा। अब देखो, ये चीज आपके दिमाग में आएगी कि अरे यार ऐसे कैसे है। अब आओ समझते हैं। अब इस इंक्रीज का मेन रीजन क्या है? क्या टेरिटोरियल एक्सपेंशन है या कुछ और है कि हमने अपनी कब्जा कर लिया किसी टेरिटरी के ऊपर, या क्या है ना? तो करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान सुनना। ये इंक्रीज किसी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से नहीं की है, बल्कि एडवांस्ड मैपिंग टेक्नोलॉजीज और रिफाइंड स्केल की वजह से है। यानी कि हमने और एडवांस मैपिंग टेक्नोलॉजी पर काम किया, तो उससे ये नई कोस्ट लाइन की एक्यूरेट लेंथ हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है।
अब मैं कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दूंगा इस चीज का। अब इस चीज को ध्यान समझो, अभी जो चीज आपको लिखनी थी वो पहले पॉइंट पे आप लिख चुके हो। तो गाइस देखो, कोस्टलाइन मेजर करना इतना सिंपल नहीं होता। एक टर्म होती है कोस्टलाइन पैराडॉक्स, जिसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था ल्यूइस फ्राई रिचर्डसन ने, और मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन किया था बेनॉइट मेंडल ब्रॉट ने। कोस्टलाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होती है ना, कोस्टल एरिया समुद्री तट का जो एरिया वो स्ट्रेट तो होता नहीं है, ये जैग्ड या इरेगुलर होता है, राइट। क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस होती है ना, जैसे कि डेल्टा बन गई, सेडिमेंट्स के डिपॉजिट हो गए, तो बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन होती नहीं है कोस्टल एरिया की, है ना, समुद्री तट की। तो जैसे जैसे आप छोटी छोटी मेजरमेंट यूनिट्स यूज करते हो, आपको कोस्टलाइन लंबी लगती है। थियोरेटिकली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल का साइज से मेजर करो तो लेंथ इनफाइनाइट भी हो सकती है कि नहीं, समझ रहे हो आप। तो वो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। तो पुराना जो डेटा था, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ये एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत नहीं है, इनका नाम जो मैंने भी आपको बताया, ये लिखने की ऐसा जो है वो आवश्यकता अभी के लिए नहीं है। बस आपको जो है ये पता होना चाहिए कि अभी हमने हमारी कोस्टलाइन जो है वो इंक्रीज करी है। उसका मेन रीजन जो है कि हम लोग और एडवांस मैप का जो है वो उपयोग कर रहे हैं, और उससे उससे एक नया आंकड़ा जो है वो सामने आ गया है ना। तो ये आंकड़ा ध्यान में रखना, 11,098.8 किलोमीटर। अब पूछना अपने किसी दोस्त से कि हमारे इंडिया की कोस्टलाइन बताना जरा कितनी है, तो वो पुराने डेटा बताएंगे 7516 या 7500 बोल देंगे, है ना। फिर आप उनको बोलोगे कि बेटा करंट अफेयर्स पढ़ा करो, अपडेटेड रहो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स देखो, अपडेट मिलेगी आपको, है ना। देखो आज कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिली, और मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइनली कि इस चीज के बारे में ज्यादा लोगों ने कवर भी नहीं किया और ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा। खुद आजमा लेना आप अपने किसी फ्रेंड से पूछकर। अब इसमें स्केल जो यूज किया गया था पुराने मैप में 1970s के समय पर, 1:4, 1:45 लाख का स्केल यूज किया गया था, है ना। एस्चुरीज, क्रीक्स, सैंड बार्स एक्यूरेटली मैप नहीं हो पाए। अब नए मेजरमेंट के अंदर ये बोल रहे हैं कि 1:250,000 का स्केल इन्होंने जो है वो यूज किया है, और इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट्स के थ्रू जीआईएस, लिडार, जीपीएस मैपिंग, सैटेलाइट, एलिमेंट्री, ड्रोन इमेजिंग, इन सब नई नई टेक्नोलॉजीज का पूरा इन्होंने जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर लिया है इसमें, नए मैप्स को बनाते समय, है ना। तो ये सब लिखने की आपको आवश्यकता जो है वो नहीं है। और लो टाइड पे विजिबल आइलैंड्स को भी काउंट अप कर दिया है हमने, यानी कि जो जब लो टाइड होती है तो उस समय जो आइलैंड्स दिखाई देते हैं ना, तो उनको भी जो है वो अब काउंट कर लिया गया है। ठीक है। अब इससे इंडिया में काफी हेल्प मिलेगी, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बेहतर हो पाएगी, समुद्री सुरक्षा, है ना। कोस्ट लाइन बढ़ने का मतलब है सर्विलांस एरिया बढ़ जाएगा, और निगरानी हम बेहतर तरीके से रखेंगे एरियाज पे। 26/11 के बाद कोस्टल डिफेंस नेशनल प्रायोरिटी बन गई हमारी, क्योंकि आपको पता है कि मुंबई में जो 26/11 का अटैक हुआ था, उसमें ये लोग जो है वो समुद्री रूट के थ्रू ही आए थे, टेररिस्ट। फिर नेवल डिप्लॉयमेंट होगा, कोस्टल पुलिसिंग होगी, है ना। रडार ग्रिड्स को जो है वो अपडेट किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प होगी, साइक्लोन, सुनामी, सी लेवल राइज के रिस्क एक्यूरेटली मैपिंग से हैंडल किए जा सकते हैं। ओडिशा, वेस्ट बंगाल जैसे राज्य रिफाइंड जोनिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी चेंज होगा, फिशरी, शिपिंग लेन्स, मिनरल एक्सट्रैक्शन, ये सब इंपैक्ट होंगे। प्रोजेक्ट्स है हमारे, जैसे कि सागरमाला प्रोजेक्ट, कोस्टल टूरिज्म, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, ये डिपेंड करते हैं एक्यूरेट डेटा के ऊपर, ऑब्वियस सी बात है। और हमारे पास अब साइंटिफिक और एक्यूरेट डेटा है, तो इससे हमें फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये चेंज बताता है कि ज्योग्राफी की भी डायनेमिक हो सकती है जब हम साइंटिफिक टूल्स से देखें, है ना। इंडिया की ब्लू इकोनॉमी लीडरशिप का एम्बिशन को ये और मजबूत बनाएगा। पॉलिसी मेकिंग में अब डेटा ड्रिवन डिसीजंस लिया जा सकता है, डिजास्टर रिस्पांस, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इन सब चीजों में, समझ रहे हो आप। तो ये चीज है। तो कोस्ट लाइन पैराडॉक्स क्या होता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएंगे। मैंने भी इस पूरे टॉपिक को आपको पढ़ाया और कोस्ट लाइन पैराडॉक्स भी समझाया भी थोड़ी देर पहले। अब आप मुझे बताओ कोस्ट लाइन पैराडॉक्स से आप क्या सीखे हो, क्या समझे हो। चलिए अब आगे की जो है वो चर्चा करेंगे हम लोग।
ये जो टॉपिक हमने जो सीखा है ना गाइस, ये परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट, सिक्योरिटी, पॉलिसी मेकिंग सब इंटरकनेक्टेड होता है ना। तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दो आप। इंडिया की कोस्टलाइन का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच किस राज्य में, कोई बता सकता है? यानी कि कौन सा राज्य जो है वो जो सबसे बड़ी कोस्टलाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की, या सबसे बड़ी कोस्टलाइन किस राज्य की हम लोग को देखने को मिलती है, बताओ कमेंट बॉक्स पर। हिंट दे देता हूँ, गुजरात है या आंध्र प्रदेश है? अब तो इतनी बड़ी हिंट मिली गई है, बता ही दो चलो। आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। ऐसी रिसर्च हुई है ना भाई, मचा डाला है। अब मच्छर को नहीं, पैरासाइट को मारा जाएगा। जनरली मलेरिया वगैरह खत्म करने के लिए हम मच्छरों को खत्म करते हैं ना, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि आजकल आप देखते हो कि अपने घर पर ऑल आउट लगाया, उसके बाद भी मच्छर घूम रहे हैं, क्योंकि मच्छर ये सब केमिकल्स रेजिस्ट कर चुके हैं। अब मच्छरों की जो नई जनरेशन आ रही है उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा इन सब केमिकल से। बोलते हैं आओ मारो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इंडियंस हैं, हम कितने भी पोल्यूशन में जो है वो रह लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। वहीं अगर कोई यूरोपियन बंदा अगर आ जाए, नीदरलैंड्स वगैरह से अगर कोई आ गया यहाँ पे इंडिया में, तो वो बेचारा झेल नहीं पाता यहाँ का पोल्यूशन है। और अपन तो बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई मार्केट में बाहर निकले हैं, और जब वो गाड़ियों का धुआं जब होता है ना, तो उसी को सूंघते हुए लोग जाते हैं कि आह, आह, है। बट यूरोपियन बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेचारा वो झेल नहीं पा रहा। हम लोग सब चीज झेल जा रहे हैं। होता है ना ऐसा, इसी चीज को रेजिस्टेंट बोलता है। ऐसा और भी खतरनाक चीज है। आज की डेट में तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, एंटी बायोटिक रेजिस्टेंट, ये भी आ चुकी हैं चीजें, है ना। लोग दवाइयां खा रहे हैं, उस चीज का असर नहीं हो रहा उनकी बॉडी में, क्यों? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गई है बॉडी उनकी। सेम यहां पर भी। क्या मच्छर को मारने की कोशिश कर रहे हो, बट वो मर ही नहीं रहा है, वो रेजिस्टेंट हो चुका है। तो अब क्या करें भाई, अब मलेरिया की प्रॉब्लम से कैसे निपटें? तो हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी हेल्थ रिसर्च को, जो आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक नई एंटी मलेरियल स्ट्रेटजी आई है, जिसमें अब मच्छरों को नहीं, पैरासाइट को टारगेट किया जा रहा है। 22 मई को नेचर जनरल में एक स्टडी पब्लिश होती है, जिसमें साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स डिस्कवर किए हैं जो एनोफिलीज मॉस्किटोस के अंदर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का डेवलपमेंट रोक देते हैं। यही प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? कमेंट बॉक्स में लिख दो, मलेरिया के लिए। लिख लेना ये वाला पॉइंट, ये पहला जो पैराग्राफ में पहला पॉइंट लिखा हुआ ना, वो लिख लो। अब ये कंपाउंड इवन रेजिस्टेंट मॉस्किटोज में भी काम करते हैं। तो ये बड़ा एक रिसर्च हो गई है कि जो मॉस्किटो मर नहीं रहे, ऑल आउट से धुआं जला दिया उससे, है। धुएं वाली गाड़ी निकलती है ना घर के बाहर, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा इन लोग को, बल्कि उसके गाड़ी के आसपास ही, गाड़ी की छत पर ही एक मच्छर जो है बैठकर घूम रहा है कि चल भाई, मजा आ रहा है मुझे तो, है, कितनी अच्छी खुशबू है, वो उनके लिए सेंट बन गया है अब। तो अब साइंटिस्ट रिसर्चर ने बोला कि बेटा, अब मच्छरों के अंदर जो चीज है जिसके कारण ये मलेरिया हो रहा है, डेंगू की प्रॉब्लम हो रही है, साला उस जड़ को ही खत्म कर दो, है, उनकी नस्ल से ही वो चीज निकाल दो। तो मच्छरों को, लेकिन इस स्ट्रेटजी, मच्छरों को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, बट इस स्ट्रेटजी में फोकस है पैरासाइट को मारने पर, मच्छरों के अंदर जो डेवलप होता है उसके ऊपर। अब कुछ आंकड़े बताता हूं, लिखने की जरूरत वैसे नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के हिसाब से 2023 में 263 मिलियन मलेरिया केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इंडिया ने 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हाई बर्डन टू हाई इंपैक्ट ग्रुप से तो एग्जिट कर लिया, यानी कि अब हम हाई रिस्क में नहीं है मलेरिया के, बट अभी भी 95% पॉपुलेशन मलेरिया प्रोन जोन में है। 95% इंडियन पॉपुलेशन ऐसे क्षेत्र में रह रही है जहां पर मलेरिया इजिली हो सकता है। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई वही, जनरली हमने इंसेक्टिसाइड जो है वो छिड़क दी है, वो वही धुएं वाली गाड़ी निकलवा दी है। फिर इसके अलावा वैक्सीन्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, अच्छी हैं, बट वैक्सीन ये लिमिटेड होती हैं, RTS और R21, ये लिख लेना। ये वैक्सीन्स मलेरिया की हम लोग को देखने को मिलती हैं। ये पहले मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इन वैक्सीन्स के बारे में आप लोगों को। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं? अब इसमें हम मच्छरों को नहीं मारेंगे, अब हम टारगेट करेंगे मलेरिया पैरासाइट को, जब वो मॉस्किटो के अंदर ही हो। तो स्टडी में 81 केमिकल कंपाउंड्स टेस्ट किए गए, 22 कंपाउंड ने पैरासाइट बर्डन रिड्यूस किया,
कुछ ने तो ट्रांसमिशन भी ब्लॉक कर दिया। सबसे प्रॉमिसिंग ग्रुप है ई एल क्यूज, एंडोचिन लाइक क्यूनोलोन्स, ये ई एल क्यू। इसने बहुत अच्छा मतलब इस ग्रुप ने जो है वो बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग आप कह सकते हो रिजल्ट जो है वो शो किया। अब इन्फेक्शन जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो गया ई एल क्यू 456 में। ई एल क्यू 331 में इन्फेक्शन का स्प्रेड कम हुआ। फिर पैरासाइट इन्फेक्शियस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया ई एल क्यू 453। अब ये है कि आप समझ रहे अरे यार सर ये ई एल क्यू क्या समझ में नहीं आया, मुझे पता है ना आपको नहीं समझ में आया। सुनो मेरी बात। इन लोग ने, मैंने आपको क्या बताया, इन्होंने स्टडी में 81 केमिकल्स का टेस्ट किया, जिसको इन्होंने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, है ना, और उसको नाम दे दिया जैसे ई एल क्यू, है ना। तो ये चीज है, तो ये अलग अलग ग्रुप्स को जो है वो तैयार कर दिया। उसमें फिर टेस्टिंग हुई मच्छरों की, राइट। मच्छरों को वो केमिकल कंपाउंड्स जो है वो दिए गए, और उसमें ये देखने को मिला कि सबसे बेस्ट चीज ये थी कि 456 में इन्फेक्शन पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, है ना। सबसे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स 456 का हम लोग को देखने को मिला। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेस्ट पार्ट ये है कि मॉस्किटो ने ट्रीटेड सरफेस को बस टच किया था तो भी काम हो गया। मतलब कि हमने जो है वो छिड़का है केमिकल, और उस पर मॉस्किटो ने बस आकर बैठा और उड़ गया, और उससे भी काम हो गया। तो यही चीज है कि भाई जो मॉस्किटोज इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट है, यानी कि धुआं ऑल आउट जलाने के बावजूद भी उनको कुछ हो नहीं रहा है, उनमें भी ये काम करेगा। ईएलक्यू फिल्म्स 1 साल तक ओपन एयर में स्टेबल जो है वो रह सकती है, लॉन्ग लास्टिंग है इसकी फिल्म्स। ये केमिकल्स इजिली और सस्ते में सिंथेसाइज बनाए जा सकते हैं, और एग्जिस्टिंग बेड नेट्स में इंटीग्रेट जो है वो इसको ऑलरेडी किया जा सकता है। तो अभी कमर्शियल यूज जो है गाइस इसका, हालांकि तो अब हम अभी हम लोग कर नहीं रहे हैं कमर्शियली। रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद फील्ड ट्रेडिंग, फील्ड टेस्टिंग वगैरह जो होती है ना, तो उसके बाद चीजें सामने आएंगी। बट ये बहुत अच्छा रिसर्च जो है वो आ गया है, बहुत बढ़िया रिसर्च है। तो ये रिसर्च एक गेम चेंजर हो सकती है, स्पेशली मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज जैसे कि इंडिया, उसके लिए। तो आप ये जरूर मेंस में भी लिखिएगा, और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। होपफुली ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा, किस मच्छर के काटने से मलेरिया और डेंगू की समस्या होती है, कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज सामने आ रही है। हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां फॉरेन पॉलिसी, रीजनल ट्रेड और डिप्लोमेटिक टेंशन तीनों जुड़े हुए हैं। आपको इस टॉपिक में फॉरेन पॉलिसी भी नजर आएगी, ट्रेड के बारे में भी बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश के, और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज के बीच में क्या टेंशन हुई हैं उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक है, इंडिया ने बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स के इंपोर्ट पर लैंड पोर्ट्स के जरिए बैन लगा दिया गया है। समझ रहे हो, क्लियरली हम ये कह रहे हैं कि अब बांग्लादेश से जो रेडीमेड कपड़ा जो होता है ना, वो नहीं आएगा इंडिया के अंदर, बैन। ये मुद्दा सिर्फ ट्रेड का नहीं है, ये रेसिप्रोसिटी, जियोपॉलिटिक्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजनल डायनेमिक्स से भी जुड़ा है। आओ देखेंगे, समझेंगे और क्लैरिटी रखेंगे। 17 मई 2025 को इंडिया ने एक मेजर डिसीजन लिया। क्या था भैया वो मेजर डिसीजन? कि बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़ा का इंपोर्ट जो है वो लैंड पोर्ट्स के थ्रू बैन कर दिया गया है। कि भाई आप कोई भी जहाज बांग्लादेश से इंडिया में आएगा, या रेलवेज के थ्रू अगर आप भेज रहे हो, या रोडवेज के थ्रू आप भेज रहे हो, तो एक्सेप्ट नहीं होगा भैया। इसमें आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स जो है वो बुरी तरह से अफेक्ट होने वाले हैं, है ना। इस स्टेप के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में अब टेंशन जो है वो बढ़ गई है, कि इंडिया ने उनके ट्रेड के ऊपर ऑब्वियस ही बात है कि बैन लगाया। बांग्लादेश ने पहले कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पता है। अब बांग्लादेश हमारे साथ ये करेगा तो भाई बदला तो हम लेंगे ही लेंगे ना यार, ऑब्वियस सी बात है। ये लिखा हुआ है, ये देखो आप। बांग्लादेश हरकत करेगा तो हम तो करेंगे ही भाई। बांग्लादेश ने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। इंडियन कॉटन यार्न, यानी कि हमारा इंडिया का जो कॉटन यार्न जो होता है ना, यार्न, तो उस पर इसने रोक लगा दी थी। और हेलीपोर्ट एक करके है एक जगह, यहां पर चावल के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। तो इंडिया ने भी बोला बेटा तुम हमारे प्रोडक्ट बैन करोगे, तुम हम हमारे साथ मजाक करोगे, तो सब तुम्हें मजा आ रहा है, और हम साले मजाक कर लें एक बार तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मजाक उतना ही करो जितना सहन कर सको। तो भाई साहब इनने हमारे ऊपर बैन लगाया, हमने बोला ले बेटा, है। तो बांग्लादेश बॉर्डर पर इंडियन ट्रक्स को भी बार बार रोकता था,
हरकत करता था, डिले करता था सामान, अननेसेसरली टेंशन क्रिएट करवा रहा है। इस पर इंडियन ऑफिशियल्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप हमारे ट्रक को क्यों रोक रहे हो भाई, इतना जल्दी अप्रूवल दो, जल्दी आगे बढ़ाओ, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक भी अपना सामान पहुंचाना रहता है। तो बांग्लादेश का चाइना के साथ अभी थोड़े से क्या हालात अच्छे नजर आ रहे हैं। बातचीत अच्छी कर रहा है वो, चाइना के साथ गले में हाथ डाल के घूमता हुआ दिख रहा था बांग्लादेश, तो वो हमें पसंद नहीं आया। कुछ बांग्लादेशी लीडर ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक्ड भी डिक्लेयर कर दिया है चाइना विजिट के दौरान, जो इंडिया को अनएक्सेप्टेबल लगा कि भाई हमारी टेरिटरी के बारे में तुम क्यों बोल रहे हो यार, हैं। तो हमने जैसे ही देखा, अच्छा ये बांग्लादेश चाइना के साथ गले में हाथ डाल के घूम रहा है, और चाइना की तो स्ट्रेटेजी है ही कि इंडिया को कमजोर करना। तो हमने वो बोला कि बेटा अभी तो पाकिस्तान को समझ के अब तू भी पिटेगा एक बार। तो कौन से आइटम जो है वो बैंड हो गए भाई, तो रेडीमेड गारमेंट्स पूरी तरह से बैन कर दिए गए लैंड रूट्स के थ्रू। और भी कुछ आइटम्स है भाई, जैसे कि फ्रूट और फ्लेवर ड्रिंक्स हुआ, प्रोसेस फूड, चिप्स, बेकरी आइटम्स, कॉटन वेस्ट और यान, फिर प्लास्टिक, पीवीसी गुड्स, वुडन फर्नीचर, ये सब पे हमने बैन लगा दिया। कुछ चीजों को छोड़ दिया, जैसे मछली वहां से ले लेंगे हम लोग, एलपीजी ले लेंगे, एडिबल ऑयल ले लेंगे, क्रश्ड स्टोन ले लेंगे। अब इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा यार। $700 मिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया को करता है बांग्लादेश, मोस्टली लैंड रूट के थ्रू। अब लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बढ़ गया उसका, स्मॉल मीडियम एक्सपोर्टर्स जो है वो अफेक्ट होंगे इससे, बांग्लादेश को नुकसान होगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में जो है वो ओवरऑल कम इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, बट एसएमई को, स्मॉल मीडियम एक्सपोर्टर को जो है वो नुकसान है। ठीक है, इन्वेस्टर्स भी जो है अब थोड़े से चिंतित हो गए हैं, तो वो भी एक इशू हो सकता है। इंडिया की बात करें तो भाई हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना है हमें, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये हमारे लिए अच्छा ही है कि हमने बैन कर दिया, जिससे कि हम अपना प्रोडक्शन और इंक्रीज करें। रीजनल ऑन्टरप्रेन्योर्स के लिए नए मार्केट्स अब ओपन हो रहे हैं, है ना। बांग्लादेश ने कहा है कि अ, उनको इस डिसीजन के बारे में पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया है। क्यों करे भाई, तू चाइना के साथ घूम रहा है, हमें बता के घूम रहा है। ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये एक प्रकार से ट्रेड वॉर है, और ना ही सिर्फ ट्रेड वॉर, एक प्रकार का पॉलिसी सिग्नल भी आप कह सकते हो ये, कि हमने अपनी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो रखी कि तुम हमारे साथ हरकत करोगे तो हम चुपचाप बैठ के देखते नहीं रहेंगे, मुस्कुराएंगे नहीं, थप्पड़ मार देंगे सीधा। तो बस यही टॉपिक है गाइस, जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये लिख भी लेना। गूगल का एआई मैट्रियोशक, मैट्रियोशक, गूगल का एआई मैट्रियोशक, ये फ्यूचर है एआई का या प्रिवेसी का क्राइसिस, ये यही देखेंगे हम लोग क्या है ये। तो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, जीएस पेपर 3 आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया को जो है वो कवर करता है, इवन पेपर 4 के एथिक्स को भी कवर करेगा ये। तो मैट्रियोशक, शक है, शक ही हो गया ये, मैट्रियोशक। तो याद रखना गूगल का एआई है ये मैट्रियोशक, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये एक मल्टी लेयर्ड एआई ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि गूगल ने अनाउंस किया है। इसमें एआई सिर्फ टूल्स का पार्ट नहीं है, बल्कि पूरे गूगल इकोसिस्टम का कोर इंजन बन चुका है। तो डिटेल में समझते हैं ये है क्या भैया, मैट्रियोशक है क्या। तो ये चीज तो आपने लिख ली ना, गूगल का ही है। अब देखो, ये एक रशियन नेस्टेड डॉल होती है मैट्रियोशक, है सेम कंसेप्ट यहां पर भी इन्होंने लगाया। अब आप बोलोगे सर ये रशियन नेस्टेड जो है वो डॉल जो है वो क्या है। तो मैट्रियोशक बेसिकली एक गुड़िया जो है वो आप कह सकते हो कि हुआ करती थी। अगर आप इसकी फोटो जो है वो देखोगे तो ब- काफी सारे लोग बचपन में इसकी शादी भी कराते थे, ऐसी गुड़िया गुड़, दूल्हा दुल्हन की उस टाइप की। ये वाली है रशियन नेस्टिंग डॉल भी इसको जो है वो कहते हैं। लकड़ियों की डॉल्स होती हैं, फीमेल्स की होती हैं बेसिकली, टिपिकली आपने देखी होगी ना बहुत सारी। आप इसकी फोटो एक बार देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आपने कुछ डॉल देखी होंगी, छोटी है फिर उससे बड़ी लेंथ में, फिर उससे बड़ी हो, फिर उससे बड़ी है, तो उसको बोलते हैं मेट्रियोशक। तो उसी के नाम पर जो है ये गूगल ने ये जो है वो अपना एआई का नाम जो है वो रख दिया है। तो ये गूगल का एआई इकोसिस्टम लेयर्ड है, जिसमें कोर में है जेमिनाई 2.5 मॉडल, और बाहर की लेयर्स में एपीआई, सर्विसेज, एप्स, सब जेमिनाई से पावर्ड है।
इसका मतलब है एआई बस एक एड ऑन नहीं, बल्कि पूरा गूगल सिस्टम एआई के अराउंड जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। मतलब गूगल इस मेट्रियोशक के जरिए अपने पूरे इकोसिस्टम को जो है वो, यानी कि जो भी चीज गूगल ऑपरेट करता है उन सबको एआई के कंट्रोल में कर देगा। अब इसमें मेन चीज क्या है, जेमिनाई 2.5 प्रो। अब ये सब चीजें लिखने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लो। ये डीप थिंकिंग, पैरेलल रीजनिंग, मैथ्स और कोड्स में हेल्प करेगा। 2025 के यूएसएएमओ बेंचमार्क में हाई स्कोर इसने हासिल किया था जेमिनाई 2.5 प्रो ने। फिर जेमिनाई फ्लैश की बात करें तो ये लाइट वेट है और एफिशिएंट वर्जन है। 20 से 30% टोकन सेविंग इसमें होती है, प्लस डिफॉल्ट जेमिनाई एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो दोनों मॉडल्स को ये सपोर्ट करेगा। नेटिव ऑडियो आउटपुट भी प्रोवाइड कराएगा। 24 लैंग्वेजेस में टेक्स्ट टू स्पीच ड्यूअल स्पीकर के साथ इसमें देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीजें इसमें। 7 जेन टीपीयूज यानी कि टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स इसमें है, आयरन वुड। 10x फास्टर है पुरानी चिप से। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो मतलब कुल मिलाकर बस इसमें आपको ध्यान में रखना है कि गूगल ने अपना खुद का पूरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेगा, और जिसका नाम है मेट्रियोशक। बस इतनी चीज प्रीलिम्स में आएंगी आपके, बाकी और डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं। मेन चीज जो समझने वाली वो है इसका प्राइवेसी। अब देखो क्या होता है यार, आप एकदम से आरोप लगा नहीं सकते कि, और ऑब्वियस बात है कि आपको पता ही है कि गूगल आपकी सब चीजें सुनता है। एल्गोरिदम उसका इतना स्ट्रांग रहता है कि आपने अगर कोई चीज ऑर्डर बस एक बार सर्च भी कर ली कि आपको जो है वो घड़ी खरीदनी है, तो आपको दिन रात घड़ी दिखाएगा। आपको कार खरीदनी है, दिन रात आपको BMW रेंज ओवर इसकी चीजें दिखाता रहेगा। बार बार एड्स उससे रिलेटेड आते रहेंगे। एक बार बस आप सर्च करो, देखना आपको अगले दूसरे तीसरे पेज में बार बार याद दिलाता रहेगा कि देखो ये खरीदना है तुम्हें। तो यही है कि क्या यूजर को सही इन्फॉर्म्ड कंसेंट मिल रहा है, यूजर का डेटा आप ले रहे हो, एआई का पूरा इस्तेमाल करोगे, एआई ऑटोमेटेड तरीके से जो है वो क्राइम भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉपीराइट का मुद्दा आ सकता है, कुछ दिनों पहले हमने कॉपीराइट के मुद्दे के बारे में भी डिस्कस किया था, है ना। जेमिनाई अल्ट्रा जैसे पेड मॉडल सिर्फ प्रीमियम यूजर्स के लिए हैं, तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी शायद सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड होगी, है ना, प्रीमियम यूजर तक। कि पैसा दोगे तो आपका डेटा प्रोटेक्टेड है, पैसा नहीं दोगे तो बेटा खेल लिए जाओगे। तो बस यही चीज है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जो लिख भी लो, और बड़ी खुशी की बात है, इंडिया ने ऑफिशियली जापान को ओवरटेक कर दिया और बन गया है दुनिया का चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी से फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, जापान को क्रॉस करके। लिख देना भैया। अप्रैल 2025 में आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से कंफर्मेशन मिली है। लिख लेना, आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट से, आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इससे कंफर्मेशन मिल गई है कि हम दुनिया में की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स, जापान की 4.18 ट्रिलियन डॉलर। लिख लेना भैया, ये भी लिख लेना डॉलर्स। पूरी चीज लिख लो इसकी, तो तीनों पॉइंट्स लिख लो। यूएसए, चाइना, जर्मनी, बस ये तीन हमसे आगे हैं, इनको भी एक एक करके पीछे छोड़ना है हमें। तो 2024 तक इंडिया फिफ्थ स्पॉट पे था, 2025 में जापान को ओवरटेक करके अब हम फोर्थ स्पॉट पे जो है वो आ गए हैं। ये भी लिख लेना, हमारे आगे जो है वो और कौन कौन है भैया। अब टॉप 5 इकोनॉमी यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान। करंट रैंकिंग ये है। इंडिया अगले 2.5 से 3 साल में जर्मनी को भी क्रॉस कर सकता, ये प्रोजेक्शन है आज की डेट का। ये लिखा भी है ना, अगर हम अपनी पॉलिसीज ऐसी चलाएंगे तो जर्मनी क्रॉस कर देंगे 2.5 से 3 साल में। तो यही फायदा इसका यही होगा कि एफडीआई फ्लो जो है वो बढ़ने की अब संभावना है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ जैसे फोरम में हमें हेल्प करेंगी। जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर थी हमारी 2014 में, उससे हमने 2025 में जस्ट डबल जंप कर दिया, 4.19 ट्रिलियन डॉलर ले आए। पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई है, 2880 डॉलर हो गई है 1438 डॉलर से। ये भी बहुत अच्छा वो है। ये पर कैपिटा इनकम जो है वो लिख लेना आप, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 ट्रिलियन का तो आपने लिख ही लिया है, ठीक है। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, इससे हमें बहुत फायदा मिला है। अगस्त 2025 में सेकेंड फेज स्टार्ट होगा एसेट मोनेटाइजेशन का, तो इंडिया को काफी फायदा हो रहा है इस।
ग्लोबल कंपनी एप्पल इंडिया में असेंबली प्लांट शिफ्ट कर रही हैं। लेबर कॉस्ट और स्किल्ड वर्कफोर्स में इंडिया भी कॉम्पिटिटिव है। इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन का। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब कंपनीज इंडिया के अंदर भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो गई हैं इन्वेस्टमेंट करने। ये फिर रिपीट हो गया ये वाली चीज इसमें। ठीक है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2027-28 तक। जर्मनी को ओवरटेक कर देगा। ये नीति आयोग ने असेसमेंट किया है। ये लिख ही लेना, लिख तो लिया ही होगा आपने मेरे कहने पे। नीति आयोग और डाल देना। बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जो फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है। पेट्रियोटिज्म इन इंडिया बियॉन्ड यूनिफॉर्म। देशभक्ति सिर्फ फौजी यूनिफॉर्म तक सीमित है क्या? आओ, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, सुनने वाला है, ध्यान सुनना। तो जब भी देशभक्ति की बात होती है, हम सबके दिमाग में सबसे पहले क्या इमेज आती है? यूनिफॉर्म में खड़े सैनिक की। बोलो हाँ या ना? है ना? लेकिन सिविल सर्विसेज जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि क्या पेट्रियोटिज्म सिर्फ मिलिट्री यूनिफॉर्म तक सीमित है? तो क्या जवाब दोगे? आओ, जवाब आपको बताते हैं कि क्या देना है। इंडिपेंडेंस डे आने पर देशभक्ति का इमोशन हाई होता है, या रिपब्लिक डे, जो भी मान लो आप। ऑपरेशन सिंदूर जैसे रीसेंट एंटी टेरर ऑपरेशन के बाद यूनिफॉर्म फोर्सेस के प्रति सम्मान और भी बढ़ता जा रहा है। आर्म फोर्सेस का रोल एक विजिबल सेक्रीफाइस और यूनिटी का सिंबल बन गया है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या देश के प्रति प्रेम सिर्फ यूनिफॉर्म्स में ही दिखाया जा सकता है? हाँ, देशभक्ति, आओ समझते हैं पेट्रियोटिज्म को। तो ये सिर्फ बॉर्डर पे लड़ने तक सीमित नहीं होती गाइस। एक टीचर जो ईमानदारी से पढ़ाता है, मैं टीचर नहीं हूं, मैं तो आपका गाइड हूं। टीचर का, गुरु की वैल्यू बहुत हाई होती है भाई। मेरा काम जो है वो सिर्फ आपको गाइड करने का है, कि मैं आपको रास्ता जो है वो दिखाता हूँ, तरीका बताता हूँ कि ऐसे पढ़ना है, और उस अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो तो आपका काम हो जाता है। बट हाँ, मैं टैक्स पेयर हूं, मतलब मैं अपनी ड्यूटी जो है वो पे कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, अच्छी तरीके से फुलफिल कर रहा हूं। तो ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। समझ रहे हो आप? तो बात वही है कि भाई एक टीचर जो ईमानदारी से पढ़ा रहा है, एक किसान जो हमारे लिए जो है वो खाना उगा रहा है, एक डॉक्टर जो सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड करा रहा है ना? ये सभी देशभक्त हैं भाई। नेशन बिल्डिंग सिर्फ बुलेट से नहीं, भावना और भागीदारी से भी होती है। तो ये चीज आप मेंस में जो लिखोगे, ये ऐसा टॉपिक है कि आपको इसको जो है वो पूरा रीड करना ही पड़ेगा, है ना? तभी आपको जो है वो ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे। समझ तो आप जाती हो, आपको पता ही है भाई, ये चीजें, ये बहुत कॉमन चीज है, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं ऐसी कि जो पता ही नहीं है आपको। सिविलियन का देश के प्रति कर्तव्य उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक सोल्जर का है। आरटीआई फाइल करने वाला सिटीजन भी देश की सेवा कर रहा है। एक सैनिटेशन वर्कर जो काम नहीं करे तो हमारा राष्ट्र का हेल्थ सिस्टम जो है वो गिर सकता है। जो साफ सफाई वाले लोग आते हैं, कि सोचो काम नहीं करेंगे तो हेल्थ सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ऑफिसर्स जो आने वाले समय में आप लोग बनोगे, जो पॉलिसीज बनाओगे, तो वो भी तो एक साइलेंट सोल्जर्स ही हैं। ट्रैफिक रूल्स एज अ सिटीजन आप फॉलो कर रहे हो, टैक्स भर रहे हो, वोट वोट देने जा रहे हो, ये सब सिविलियन लेवल पर पेट्रियोटिज्म का एग्जाम्पल है। बस यही चीज थी इसके अंदर, जिस पर एक बहस जो है वो छिड़ी हुई है, और कुछ नहीं है। इस टॉपिक को जो है वो एक बार जो है वो आप गो थ्रू जो है वो कर लेना पीडीएफ से। बाकी इसमें और कुछ नहीं है समझने वाली चीज। बार बार एक ही चीज के बारे में जो है वो जिक्र है इसमें। शी स्तूरा डेंसिक्लावा, क्या है भैया ये? आप लिख लो। नॉट अ ट्रू केप फिश। अरे ये एक प्रजाति है भाई, ये प्रजाति है एक प्रकार की। ये वाले पॉइंट जो है वो इससे रिलेटेड लिख लेना कि इसको जो है वो क्या कहा जाता है। एक स्पीसीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो आया है। इसकी फोटो भी देख लेना एक बार। यमुना रिवर से रिलेटेड आप ही मुझे इसका आंसर जो है बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बेसिक क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताइएगा। और ये एक मेंस का क्वेश्चन है, उसी प्रजाति से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पर पता नहीं क्यों रख दिया। एनीवेज, ट्राई कर लेना। और ये नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं हूँ आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा, साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय श्री महाकाल।